हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्शल सुपर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो ईजिंग उसके साथ क्या क्या कांड हुआ, वो सारे कांड के बारे में एलआरसी को बताने लगता है। और ये सारे बात सुनने के बाद एलआरसी पूछने लगता है कि क्या यान जाओ ये सारे बातें सच है क्या। ये सुनने के बाद यान जाओ जो कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसे देखने के बाद एलआरसी पूछने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना तो इसका मतलब है कि तुमने एक क्राइम को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसी बात है तू एक बड़ा क्रिमिनल है तो इसलिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि एलआरसी आपको इतना भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं इतने देर इसीलिए चुप बैठा कि यहाँ पर वो ईजिंग मेरा विक्टिम है, तो इसलिए उसके पास सिर्फ बातें होनी चाहिए और वो सारे बातों को सारे लोग यकीन करते हैं। पर यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया जा रहा है, तो इसलिए अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए मेरे पास थोड़ी बहुत तो सबूत होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं तब से वहां पर चुप रहकर वो सबूत के बारे में सोच रहा था। अब मुझे कुछ सबूत मिल गए, तो इसलिए अब मैं सारे सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ। मैं सबसे पहले लिन यूफेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो अपने मर्जी से खुद मेरे पास आ गई थी, ना कि मैं उन दोनों के बीच में जबरदस्ती जाकर वो लिन यूफेन को जबरदस्ती अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना लिया। अगर आपको इसके बारे में प्रूफ चाहिए तो आप जाकर लिन यूफेन की कोई भी दोस्त से पूछ सकते हो, वो इसके बारे में जरूर आपको बताएगा। और अगर हम आइसबोर्न ड्रैगन के बारे में बात करें तो एक बार आप ही सोच लीजिए, कोई भी कल्टिवेटर के सामने इतना कमाल का चीज रखा हुआ तो उसको दौड़कर कोई भी बंदा किसी को मारने के बारे में क्यों सोचेगा। इसीलिए मैंने भी वो आइसबोर्न ड्रैगन के सोल के बारे में सोचा, तो इसलिए उसको भी कलेक्ट करने लगा था। अगर आपको इसके बारे में प्रूफ चाहिए तो ये बोले तुरंत अपने स्टोरेज बैच के अंदर से वो आइसबोर्न ड्रैगन के सोल को बाहर निकाले थे। और इसे देखने के बाद ये सारे लोगों को सच्चाई पता चलते हैं। और यहाँ पर सच्चाई यही नहीं बल्कि वो आइसबोर्न ड्रैगन के हेड के यहाँ पर भी एक लड़की उसके अंदर की सोल को पूरी तरह से रिफाइन कर ही जा रही थी। तभी वहां पर ये बंदा जाकर उसके साथ रोमांस करने लगा। इसके वजह से इन दोनों के बीच में इंगन की एनर्जी की वजह से वो आइसबोर्न ड्रैगन पूरी तरह से जाग गया था और उसके ऊपर अटैक करने भी लगा था। और अगर हम आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर चीजों के बारे में बात करें तो वहां पर भी मैं सच्चाई बता सकता हूँ, पर उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। पर यहाँ पर इसको भी प्रूव करने के लिए मेरे पास एक तरीका, और वो तरीका नाम है ब्लड गोस्ट एक्सपीरियंस। तो क्या बोलते हुए ईजिंग मेरे साथ वो ब्लड गोस्ट एक्सपीरियंस टेक्निक करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये ब्लड गोस्ट एक्सपीरियंस इतना कमाल किया कि इसको कोई भी बंदा किसी भी बंदे को पूरी तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता। ये सुनने के बाद ईजिंग भी बोलने लगता है कि ठीक है भाई, मैं भी वो ब्लड गोस्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सारे लोगों को सच्चाई, असली सच्चाई पता चलेगी। ये सुनने के बाद एलआरसी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ठीक है भाई, मैं तुम दोनों के बीच में ये टेक्निक का मीडिएटर बनूंगा। और ये टेक्निक स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ, तुम लोग किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी सोचना, वरना यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। तुम दोनों एक ही चीज के बारे में एक ही समय में सोचना। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के वो दोनों अपना उंगलियां थोड़ा काट लेते हैं। इसके वजह से वो दोनों उंगलियों के अंदर से खून आने लगता है और वो खून ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहां पर जाकर एक बड़ा सा स्क्रीन जैसा बनने लगता है और उसी स्क्रीन के ऊपर वो आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर उस दिन हमारे यान जाओ जी के सामने क्या क्या कांड हुआ वहां पर प्ले हो रहे होते हैं, और ईजिंग के सामने क्या क्या कांड हुआ है वो सारे भी वहां पर प्ले हो रहे होते हैं। अगर आपने ये एपिसोड पहले नहीं देखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले वहां पर वो एपिसोड देख के आएगा यहाँ पर। और ये टेक्निक खत्म होने के बाद एलआरसी बोल रहा होता है, देख लिया ना भाई ईजिंग, तुम भी देख लिया ना, यहाँ पर ये सारे कांड पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए यान जाओ जी को पूरी तरह से माफ कर दो। और ये सारे बात सुनने के बाद ईजिंग को काफी गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है, अबे साले एलआरसी, मुझे पहले ही पता था कि तुम जरूर वो यान जाओ जी के साथ ही होगी, इसलिए तुमने जानबूझे इस टेक्निक के अंदर पूरी तरह से छेड़खानी कर रही है। पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो कमी ने यान जाओ जी मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बोल के काफी बार मुझे जान से मारने की कोशिश की, और यही सारे बातें सच है, सच है और सच है। ये सुनने के बाद एलआरसी को भी थोड़ा गुस्सा आता है। इसके वजह से बोलने लगता है कि अबे साले थोड़ा तमीज से बात कर, क्योंकि तुझे भी अच्छी तरह से पता है अगर मैं चाहता हूं तो तुझे और ये सारे बातों को इग्नोर करके तुझे यही पर जान से मार सकता हूं, पर मैं यहाँ पर अच्छा बना हूं, इसीलिए मैं सच्चा ट्रायल करवा रहा हूं। और यहाँ पर मैं भी मानता हूं कि उस टेक्निक के अंदर छेड़खानी किया जा सकता है, पर ऐसे छेड़खानी करने के लिए दोनों पार्टीज यानी तुम और ये यान जाओ जी दोनों एक ही बात के ऊपर अग्री करना चाहिए। और तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम यान जाओ जी के साथ कभी भी अग्री नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस टेक्निक के अंदर बिल्कुल ही छेड़खानी नहीं कर दिया जा सकता। और ये सारे बात सुनने के बाद ईजिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से ऑटोमेटिकली इसके चेस्ट के ऊपर वो क्रेस्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद ये ईजिंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इसे देखने के बाद एलआरसी अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने पहले भी इस ईजिंग को देख चुका था, ये बंदा काफी ज्यादा शांत रहने वाला बंदा था, पर अब मैं देख रहा हूँ ये बंदा पूरी तरह से जानवर या मास्टर जैसा बन गया है। क्या इसके पीछे इसके चेस्ट के ऊपर वो क्रेस्ट तो नहीं? यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ वो क्रेस्ट के अंदर से काफी ज्यादा डिमांडिंग या डरावनी यानी डेंजरस एनर्जी बाहर निकल रही है। तो क्या ये आगे जाकर ईजिंग ऐसा ही जानवर जैसा बनता जाएगा या नॉर्मल भी बन जाएगा वो क्रेस्ट के काटने के बाद? और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि ईजिंग तू मेरे ऊपर कितना भी इल्जाम लगा ले, मुझे बिल्कुल ही फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर मुझे ये बात सच सच बताया कि लिन यूफेन को किसने मारा। ये सुनने के बाद ईजिंग और भी जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि लिन यूफेन तुम्हारे वजह से मर गया, अगर तुम नहीं यहाँ पर नहीं होता तो वो लिन यूफेन हमेशा मेरे पास ही रहते और अभी भी जिंदा ही रहती। और ये सारे बात सुनने के बाद यान जो अपने मन में सोचने लगता है कि बेकार, पूरी तरह से बेकार हो गए कमीने ईजिंग। मुझे पहले ये लगा था कि ईजिंग को
यूज करके मैं यान जाओजी को पूरी तरह से जान से मार रख सकता हूँ। पर अभी के ईजिंग को हालत को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो यान जाओजी का नहीं बल्कि कुछ देर ऐसा ही रहे तो वो अपने आप को पूरी तरह से जान से मार डालेगा। तो इसीलिए मुझे अभी के लिए ये प्लान के बारे में पूरी तरह से भूले जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ वो ईजिंग सेकंड बाय सेकंड एक जानवर जैसा पूरी तरह से बन ही जा रहे हैं। तब हम यान जाओजी की तरफ देखते वो बोल रहा होता है कि क्या तुमने बोला ईजिंग, तुमने पहले ये बोल दिया था कि अगर मैं नहीं होता तो लिन यूफेन अभी तक जिंदा होती। क्या इसका मतलब कोई बंदे ने मेरे वजह से लिन यूफेन को जान से मार डाला? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो कोई बंदा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो ईजिंग। और ये सुनने के बाद ईजिंग को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से एक जोरदार अटैक साइड में कर देता है पर हमारा यान जाओजी की तरफ नहीं। और इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओजी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम यहाँ पर नहीं हो तो वो लिन यूफेन अभी तक जिंदा होते और मेरे साथ ही रहते। इसका मतलब है कि लिन यूफेन तुम्हारी वजह से मर गए, इसका मतलब है कि तुमने उस लिन यूफेन को पूरी तरह से जान से मार डाला। ये सुनने के बाद यान जाओजी बोलने लगता है कि इसके बारे में एक सेकंड साइड में रखो, मुझे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दोगे कि तुम इतना खतरनाक लावा के अंदर गिरने के बाद भी अभी तक जिंदा कैसे हो? नहीं तू मत बताना, मैं ही तुझे बता देता हूँ। तुम वहां पर गिरने के बाद तुम्हारा बॉडी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में बदल गया और उसके बाद पूरी तरह से पिघल गया, फिर भी तुम्हारे हाथों के ऊपर की वो रिंग तुम्हें मरने बिल्कुल नहीं दिए। तो इसीलिए वो रिंग अपने पावर को यूज करके तुम्हारे बॉडी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इसके बाद ये एलआरसी से पूछने लगता है, एलआरसी आपने पहले मुझे बोल दिया था कि आप यानमो एम्पायर से एक बंदे के साथ फाइट किया था, तो क्या आप एक बार चेक करके देख सकते हो कि ये एजिंग के अंदर की वो एनर्जी और वो बंदे की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या नहीं? ये सुनने के बाद एलआरसी बोलने लगता है हाँ, उस बंदे की अंदर की एनर्जी में और इस बंदे की अंदर की एनर्जी में थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटीज है पर ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओजी बोलने लगता है हाँ, आपको जरूर ऐसा लग रहा हो क्योंकि जिसके साथ आपने फाइट किया वो बंदा सिर्फ एक सोल्जर था, पर इसके अंदर की एनर्जी वो एक एम्परर की एनर्जी है और मुझे ऐसा लग रहा है वो एम्परर की एनर्जी वो ईजिंग के हाथ के ऊपर के वो रिंग से अंदर से आ रहा है। ये सुनने के बाद एलआरसी थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि क्या 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 वो रिंग एम्परर यानमो की है? ये सुनने के बाद यान जाओजी बोलने लगता है यहाँ पर मैं इसके बारे में 100% श्योर से नहीं कह सकता, पर ये मेरा सिर्फ गेस है। पर यहाँ पर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एम्परर यानमो की रिंग कितना बड़ा डील है, तो इसलिए हमें इसके बारे में तुरंत ही एक बड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिंग सच में उसी के है तो हमारे गुआन चैम्बर फाइनल इतना साल के बाद वो शिंगयान फैक्शन को पूरी तरह से सरपास करेगी। और ये सुनने के बाद ईजिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से चिल्ला के हमारे यान जाओजी की तरफ अटैक करते हुए बोला होता है अबे साले यान जाओजी, तुमने पहले मेरे ऊपर काफी सारे बार अटैक करने की कोशिश करो, मुझे जान से मारने की कोई कोशिश की और अब तू मेरे चीजें को चुराने के बारे में सोच रहा है, अब तू बिल्कुल ही नहीं बचेगा। ये बोल के ये अटैक करने के लिए सामने की तरफ बढ़ ही जा रहा होता है। उतने में हमारे यान जाओजी अपना हाथ को ले लेते हैं और उसी हाथ को यूज करके वो ईजिंग के सिर को पकड़ के उसको पूरी तरह से जमीन के अंदर गाड़ देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले ईजिंग, अगर मैं सच में चाहता हूँ तो तुझे 1 मिनट के अंदर अंदर या पूरी तरह से जान से मार डाल सकता था, क्योंकि अभी से नहीं बल्कि मैं बचपन से ही तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो इसलिए अगर मैं चाहता तो तुझे चीटी जैसे मसल के रख सकता था, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मैं इस जैसा बंदा बिल्कुल नहीं है और मैं यूं ही किसी को नहीं मारता। हमारे यान जाओजी ये सब बोल ही जा रहा होता, तभी हम देखते हैं वहां पर पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डार्क होने लगते हैं और इसका मतलब अंधेरा होने लगता है। और उसे देखने के बाद ये सारे लोग पूरी तरह से चौंक जाता है और इसके बाद आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तब हम देखते हैं आसमान में एक बंदा उड़ रहा होता है और वो बंदे का नाम मू गुआन है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शिंगयान फैक्शन के 7 सन में से एक सन है। और इसी बंदे की एंट्री के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।